नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अज्ञात आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ऑपरेशन अब जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। वहीं इस साल अब तक 130 से अधिक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। घाटी में 38 विदेशियों सहित 150 से 200 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। खुर्शीद का कहना है कि उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। वे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूह बोको हरम और आईएसआईएस से की है। इसी के बाद से खुर्शीद निशाने पर हैं। बीजेपी ने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस नेताओं में हिंदुत्व के प्रति घृणित भावना है और इसके लिए उन्हें गांधी परिवार से समर्थन मिलता है। वहीं सलमान खुर्शीद ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने इन लोगों को आतंकवादी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये लोग धर्म को विकृत करने में एक जैसे हैं। हिंदुत्व ने सनातन धर्म और हिंदू मत को किनारे लगा दिया तथा इसने बोको हरम तथा ऐसे दूसरे संगठनों की तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को बिहार में 22 वर्षीय पत्रकार का जला हुआ शव सड़क किनारे से बरामद किया गया था। घटना बिहार के मधुबनी जिले की है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले युवक का अपहरण किया गया था। शुक्रवार की शाम उसका अधजला शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा एक स्थानीय न्यूज पोर्टल में काम करता था। 2 दिन पहले उसने फेसबुक पर कई क्लिनिक के नाम का जिक्र किया था और दावा किया था कि वे फर्जी हैं। वहीं फेसबुक पोस्ट करने के बाद से वो गायब हो गया था। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार और एनयूजेआई दिल्ली ने बिहार के मधुबनी में 24 वर्षीय पत्रकार अविनाश झा के अपहरण के बाद जलाकर की गई हत्या को लेकर भारी रोष जताया। संगठनों का कहना है कि बिहार में पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। राज्य के पत्रकार इससे असुरक्षित और भयभीत हैं। वहीं दूसरी तरफ मृतक पत्रकार के पिता ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। माफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर वाल्मीकि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाल्मीकि जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और देखें तो सवाल यहां पर यह उठता है कि एक तरफ तो पिता कह रहे हैं कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, माफियाओं के साथ साठगांठ है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इसे दूसरा ही एक एंगल दे रही है, प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिली है प्रशासन को, और 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है प्रशासन ने अपने तरफ से। और लेकिन यहाँ के मृतक के जो परिवार है, जो पत्रकार अविनाश झा के जो बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि 9 तारीख की रात्रि को ये घटना है और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, 9 तारीख से ही उनके जो भाई हैं वो अगवा कर लिए गए। चंद्रशेखर झा ने इसकी रिपोर्ट 10 नवंबर को बेनीपट्टी थाना में मामला दर्ज कराया था। और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जो फर्जी तरीके से जो नर्सिंग होम चलाए जाते हैं और जितने भी डॉक्टर्स थे, जिस तरीके से उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, और कई सालों से पूरे जिले के लोगों को पता था कि कई सालों से ये उन सबके बेनकाब करने के लिए उन सबके पीछे पड़े हुए, तमाम तरह की खबरें लगातार ये दिखा देते। तो ये मामला कहीं ना कहीं उनको अपने आप को बेनकाब न हो सके, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको अगवा किया गया और साफ तौर पे इन्होंने उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको एक प्रेम प्रसंग का मामला कहीं सामने आया है, तो इसको यहाँ के परिवारों ने खंडन किया इस बात से। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहां के सदर DSP जिन्होंने जिस तरीके से कहा कि अतरौली थाना निवासी एक महिला, लेकिन जिस तरह से जो मृतक पत्रकार है उसके जो पिता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लापरवाही बरत रही है, माफियाओं के साथ साठगांठ है, उसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक? पुलिस की तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से जो पुलिस ने अपनी छानबीन की, तो लास्ट कॉल इन्होंने वहां इस एक नर्सिंग होम के एक महिला से इन्होंने बात की, जिसकी पूर्णकला देवी है, जो कि अरैया थाना में रहने वाली है। जिसके बाद वहां से निकलने के बाद 5 लोगों के पुलिस ने जिस तरीके से पता कि 5 लोगों का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया इनके साथ में, और तब
वो 5 लोग इस मामले में इन्वॉल्व है। उन 5 लोगों के साथ साथ उस महिला की गिरफ्तारी प्रशासन ने कर चुकी है। अपने तरीके से प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा, लेकिन का मामला ये कहीं से साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से वो साफ कई सालों से यहाँ फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान लगातार चलाया करते थे और आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के पत्रकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन लोगों को बेनकाब कर रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर था। तो ये साफ तौर पे मामला प्रसंग का नहीं है और साफ तौर पे मामला झलक रहा है तो वो है, लेकिन आगे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निकल कर आता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पता चला कि इनसे महिला जो है इनसे बात हुआ, अंतिम इसी से बात हुआ। इनको जब हम लोग पकड़ तब तक लाश निकल गया था, तो हम लोग इनको पकड़ने के बाद बुलाया गया। वो बोली कि ऐसे ऐसे बात हुआ, स्वीकार की। पहले तो नाना खानी की, उस पर स्वीकार की और स्वीकार की तो हम लोग उसी के आधार पर ये 5 और को पकड़े हैं, जिसका नाम है रोशन कुमार साहब, एक है बिट्टू कुमार पंडित, तीसरा है दीपक कुमार पंडित, चौथा है पवन कुमार पंडित, 5वां है मनीष कुमार और एक महिला है पूर्णकला देवी, जो कि जयराम पासवान साकिन अतरौली ब्रह्मपुरा में रहते हैं। इसी के नीचे में गिरफ्तार किया गया है। हत्या का कारण क्या है? हत्या कुछ अंदरूनी ये लोग का मामला भी है। ये लोग आस्था पहले था, वहाँ काम करता था अविनाश, ये बुद्धिनाथ और ये रोशन, वहाँ भी कुछ था और कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था। क्या ट्रायंगुलर प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या त्रिकोणीय था? इसमें वो जो पवन है, पवन से कुछ ऐसा था, वो चाहता था इससे बात भी नहीं करे, दोनों के साथ में एक साथ वो बुद्धिनाथ से बात भी नहीं करे, उसका ये प्रेशर देता था। पता चला कि जिस चीन से कोरोना वायरस निकला वहां एक बार फिर से इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। चीन की एक यूनिवर्सिटी में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद वहां के करीब 1500 से ज्यादा छात्रों को होटल्स में आइसोलेट कर दिया है। वहीं चीन के दालियान प्रांत के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी में स्थित झुगानजे यूनिवर्सिटी में रविवार को कोरोना के दर्जनों मामले सामने आए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस को सील कर दिया गया, साथ ही छात्रों को निगरानी के लिए होटल में भेज दिया है। चीन लगातार कोरोना को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। जहां भी कोरोना के थोड़े से भी मामले सामने आते हैं, चीन तुरंत उसे इलाके में लॉकडाउन लगा देता है। आपको बता दें कि टेस्टिंग और ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शन वहां की ज्यादातर आबादी के लिए अब न्यू और नॉर्मल बन गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा कि नाम बदलने से स्टेशन का महत्व बढ़ा है। बता दें कि इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इस स्टेशन में लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। उन्होंने कहा स्टेशन पर भीड़ भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर गंदगी, सुरक्षा की चिंता, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ एक साथ दिमाग में चलता रहता था। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आदिवासी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आदिवासियों से सीखना है। साथ ही कहा कि पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि कमलापति के योगदान को भी देश नहीं भुला सकता है। जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच बिताया है। पीएम मोदी ने राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रतलाम जिले में बनने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके ग्राम योजना और हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में
रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही अनगिनत पृष्ठों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है, जिन्हें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और क्या स्थिति वहां पर होगी, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। इसी के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते के लॉकडाउन के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों से विचार करने को कहा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। हालांकि ऐसा कदम सार्थक होगा अगर इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन की वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू होने पर ऐसा कदम सार्थक होगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाए गए अन्य कदमों के बारे में शीर्ष न्यायालय को सूचित किया। सरकार ने कहा कि 13 नवंबर को आपात बैठक हुई। इस सप्ताह स्कूलों में शारीरिक तौर पर कोई कक्षाएं नहीं होंगी। एक सप्ताह के लिए सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालय को घर से काम करने की सलाह दी गई है। निर्माण स्थल 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से अब तक काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शराब के कारण होने वाली मौतों को लेकर नीतीश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी करने के बाद से कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हमने हमेशा लोगों की और महिलाओं की बात सुनी। लोग ये भूल गए हैं कि यह सर्वसम्मति से लागू हुआ है। इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति से लागू हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में क्राइम बढ़ गया है, अपराध के आंकड़े नहीं बढ़े हैं। अगर कुछ होता है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस एक्टिव हैं और कुछ भी गलत होने पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ अन्य जगह पर दूसरी घटनाएं हुई हैं। एक जगह से नक्सली घटना की खबर है, इसकी जांच की जा रही है। यह अलग मसला है, लेकिन आमतौर पर जो क्राइम होते हैं उनमें कमी आई है। नीतीश ने यह भी कहा कि शराबबंदी के बाद से अपराध दर में कमी आई है। करके इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज़ है। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमरावती में बंद के दौरान मोर्चे में शामिल बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं के घरों पर छापेमारी की। शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया। अब तक 13 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। आज और भी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना जताई गई थी। बंद और हिंसा के सिलसिले में अब तक शहर में 15 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के वक्त अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कितनी भी कोशिश की जाए, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। इस बीच अमरावती में तनावपूर्ण शांति कायम है। आज कहीं से किसी हिंसक घटना की कोई खबर नहीं आई है। 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस बल शहर के संवेदनशील ठिकानों पर गश्त कर रहे हैं। इस बीच सावधानी बरतते हुए नागपुर में भी धारा 144 को लागू किया गया है। प्रशासन की तरफ से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने मोरबी के जिंजुड़ा गांव से 650 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया है। इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और सभी से पूछताछ जारी है। वहीं सूत्रों की माने तो ये नशे की खेप पाकिस्तान के रास्ते गुजरात पहुंची थी और यहीं से देश के अलग अलग राज्यों में इसके वितरण का निर्देश था। अधिकारियों की माने तो नवलखी बंदरगाह के पास स्थित जिंजुदा गांव से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती के बाद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अभियान को एटीएस और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के नवाब मलिक ने भी यहां पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से केंद्र और बीजेपी पर इस कार्रवाई को लेकर संशय पैदा होता है। आपको बता दें कि जलवायु को लेकर तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विश्व भर के नेता वार्ता कर रहे हैं। और ये
उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक बड़ी आपदा सामने आ सकती है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। जिस तरह की लापरवाही हम बरत रहे हैं, लगातार धरती गर्म होती जा रही है, इसे लेकर कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। विश्व भर के नेता और वार्ताकार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को लेकर वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे सीमित रखना जरूरी होगा। आपको बता दें कि ग्लासगो जलवायु समझौते की एक अच्छे करार के तौर पर प्रशंसा की जा रही है, लेकिन कई वैज्ञानिकों को इस बात पर संदेह है कि यह लक्ष्य कायम रह पाएगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख पेट्रिसिया एस्पिनोसा ने पूर्व औद्योगिक काल से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए द एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि अगर बड़ी तस्वीर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को संभव बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छी योजना है। दुनिया के लगभग 200 देशों के बीच शनिवार देर रात ये समझौता हुआ, जिसके तहत जीवाश्म ईंधनों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के भारत के सुझाव को मान्यता दी गई। तुर्की की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को अब सोमवार से अनिवार्य क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उनका कोविशील्ड और कोवैक्सीन और वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट होना जरूरी है। भारत और नेपाल के यात्रियों के लिए अपडेटेड क्वारंटीन व्यवस्था पर तुर्की दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि 15 नवंबर से यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले तक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी। बयान के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन या तुर्की द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर कोविड वैक्सीनों की 2 डोज लगवाने वाले यात्रियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर अनिवार्य क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। हालांकि जो यात्री वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, उनके निवास या तुर्की में बताए गए पते पर क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के 10वें दिन उनका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और नतीजे नेगेटिव होने पर क्वारंटीन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में तुर्की के इस नए नियम से भारतीयों को खासा राहत मिलने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।